अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना तो एक तरफ हमें तपते रेगिस्तान में हफ्तों तक धीमे धीमे चलता हुआ ऊंटों का एक कारवां दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ आज की एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो मतलब कुछ ही घंटों में बड़े बड़े महाद्वीपों को पार कर जाती है। सतह पर देखने पर तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं। एकदम अलग लगती हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये दोनों एक ही रास्ते और मतलब वैश्विक महाशक्ति बनने की एक ही कहानी का हिस्सा हैं। सही बात है। और आज के इस गहन अध्ययन में हमारे सामने जो भी दस्तावेज और शोध मौजूद हैं, उनका मिशन सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे प्राचीन सिल्क रूट, जो दुनिया का सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग है, वो आज के दौर में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या जिसे हम PRI कहते हैं, उसके रूप में एक विशाल भू राजनीतिक प्रोजेक्ट बन चुका है। हाँ, और श्रोताओं को ये समझना होगा कि ये सिर्फ रेशम और मसालों के लेन देन की बात नहीं है। ये मतलब विचारों, जीवन रक्षक फसलों और कूटनीति का एक ऐसा सफर है जिसने पहली बार दुनिया को एक धागे में पिरोया था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैं सोच रहा था कि हमें सबसे पहले अपनी उस धारणा को तोड़ना होगा जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठी है। आप उस पक्की सड़क वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। अक्सर जब सिल्क रूट या रेशम मार्ग का नाम आता है तो मन में किसी एक लंबी पक्की सड़क की छवि बनती है, जैसे आज का कोई नेशनल हाईवे हो जिस पर व्यापारी अपना सामान लाद कर बस एक कोने से दूसरे कोने तक सीधे चले जाते हों। लेकिन ऐतिहासिक और भौगोलिक डेटा इसके बिल्कुल विपरीत कहानी बयां करता है। देखिए, ये कोई एक सड़क थी ही नहीं। अच्छा, तो अगर ये कोई एक सड़क नहीं थी तो इसका असली स्वरूप क्या था? क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भों में हमेशा इसे एक रूट या मार्गी कहा जाता है। असल में ये लगभग 6,500 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही उलझा हुआ और भूल भुलैया जैसा नेटवर्क था। 6,500 किलोमीटर? हाँ, बिल्कुल 6,500। और मुख्य रूप से ये चीन के शहर चांगआन, जिसे आज हम शियान के नाम से जानते हैं, वहां से शुरू होकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। इसकी कोई एक निर्धारित रेखा नहीं थी, मतलब इसकी कई शाखाएं थीं। तो ये शाखाएं किस तरह की थी? प्रमुख रूप से एक उत्तरी मार्ग था जो पूरी तरह से जमीनी था। ये मार्ग दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, गहरी खाइयों और गोबी जैसे जानलेवा रेगिस्तानों से होकर गुजरता था। बाप रे। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ एक दक्षिणी या समुद्री मार्ग था जो हिंद महासागर की लहरों से होते हुए पश्चिमी दुनिया की ओर आगे बढ़ता था। 6,500 किलोमीटर। इस दूरी को अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो ये ऐसा है जैसे दिल्ली से पैदल या जानवरों पर बैठकर सीधे यूरोप के किसी शहर तक का सफर तय करना। बिल्कुल। मतलब बिना किसी पक्की सड़क और मोटर गाड़ी के इस सफर में तो कई साल लग जाते होंगे। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है। ये जो पूरा 6,500 किलोमीटर का सफर था ना, इसे कोई एक व्यापारी कभी पूरा नहीं करता था। अच्छा, तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इसका मतलब ये किसी आधुनिक मालवाहक ट्रक जैसा सिस्टम नहीं था जो सीधा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। क्या हम इसे एक विशाल रिले रेस के रूप में देख सकते हैं? रिले रेस? हाँ, मतलब जहां एक व्यापारी ने सामान कुछ दूर तक पहुंचाया, फिर उसे किसी दूसरे को बेच दिया और वो सामान लगातार हाथ बदलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता था। अरे वाह! ये रिले रेस का उदाहरण इसके कार्यप्रणाली को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। इस मार्ग पर सक्रिय व्यापारियों का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा। शुरुआती दौर में ना भारतीय और बैक्टीरियाई व्यापारी इसमें प्रमुख भूमिका निभाते थे। फिर आगे क्या हुआ? फिर समय के साथ सुगडेरियन, ईरानी और अरब व्यापारियों ने कमान संभाल ली। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कोई भी अकेला समूह इतने बड़े और खतरनाक भौगोलिक क्षेत्र की भाषाओं या उन स्थानीय कबीलों के खतरों और मौसम को नहीं समझ सकता था। ये तो बहुत लॉजिकल है ना? इसलिए सामान एक शहर से दूसरे शहर और एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक पास होता था। और शायद यही कारण है कि जिन जगहों पर ये बैटन या सामान पास होता था, वे साधारण पड़ाव से बदलकर दुनिया के महान मिलन बिंदु बन गए। अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो कुछ शहरों का जिक्र बार बार आता है, जैसे कि रोम। हाँ, रोम जो पश्चिमी दुनिया की राजधानी था और रेशम का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। उसके बाद मध्य एशिया का हृदय स्थल समरकंद और बुखारा। बिल्कुल, समरकंद और बुखारा का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये शहर केवल व्यापारिक मंडियां नहीं थे, ये सुगडाई व्यापारियों का गढ़ थे और विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और मुद्राओं का एक सच्चा मेल्टिंग पॉट बन चुके थे। यहाँ पूर्व और पश्चिम के लोग मिलते थे। और फिर चांगान भी तो था। हाँ,
चांगान जुपमी दुनिया की राजधानी था। यहीं से तो ये पूरी व्यापारिक श्रृंखला शुरू होती थी। तो अब जब हम इन रास्तों की जटिलता और इस रिले रेस वाली नेटवर्क को समझ चुके हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल जहन में आता है। वो क्या? आखिर किस चीज में इतनी ताकत थी कि लोग इतने खतरनाक रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे? मतलब इस मार्ग पर ऐसा क्या बिकता था जिसने इतने बड़े नेटवर्क की नींव रख दी? देखिए, इस पूरे नेटवर्क के अस्तित्व में आने का मुख्य कारण एक बहुत ही कोमल और रहस्यमयी चीज थी। और वो थी रेशम, यानी सिल्क। सिर्फ एक कपड़े के लिए? जी हाँ, चीन के पास रेशम बनाने की एक जादुई तकनीक थी जिसे उन्होंने हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये मुलायम और चमकदार कपड़ा आखिर बनता कैसे है। ये कीड़ों से बनता है या पेड़ों पर उगता है? पश्चिमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली था। यहाँ एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि चीन ने इस कपड़े के रहस्य को एक राज्य के सबसे बड़े रहस्य की तरह संभाला। ऐसा लगता है कि ये प्राचीन दुनिया का सबसे सफल कॉर्पोरेट सीक्रेट था। क्या इसी सीक्रेट ने उस समय की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था? मैं कहूंगी कि इसे कॉर्पोरेट सीक्रेट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको पता है, रेशम के कीड़ों या उनके अंडों को देश से बाहर ले जाने की सजा सीधे मौत थी। बाप रे, सीधे मौत? हाँ, और रोम और पूरे यूरोप में इस कपड़े की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग इसके लिए सोने के ढेर लुटाने को तैयार थे। इस भारी मांग ने चीन को अपार संपत्ति दिलाई। इस व्यापार की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि 114 ईसा पूर्व में हान राजवंश के दूत ज़्यांग क्यान ने विशेष सैन्य और कूटनीतिक अभियानों के जरिए मध्य एशिया तक इस मार्ग को सुरक्षित किया। और इसी सुरक्षा को लेकर एक और ऐतिहासिक तथ्य है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। ग्रेट वॉल वाला तथ्य। एग्जैक्टली। अक्सर हम मानते हैं कि चीन की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस दीवार का विस्तार मुख्य रूप से इसी सिल्क रूट के व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। दीवार केवल ईंटों का एक भौतिक ढांचा नहीं थी। इस दीवार ने एक परिष्कृत सुरक्षा प्रणाली और एक तरह से मिलिटराइज्ड हाईवे के रूप में काम किया। मतलब ये सिर्फ रोकने के लिए नहीं बल्कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए थी। बिल्कुल। इस पर वॉच टावर बने थे जहां से सैनिक धुएं के जरिए कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक संदेश भेज सकते थे कि लुटेरों का कोई गिरोह आ रहा है। ये एक तरह का प्राचीन कम्युनिकेशन और टोल सिस्टम था जिसने इस रिले रेस को एक सुरक्षित माहौल दिया। क्या बात है। तो एक कपड़े के व्यापार को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार का विस्तार कर दिया गया। लेकिन यह व्यापार केवल रेशम तक सीमित नहीं रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे ये दुनिया के पहले ग्लोबल मार्केट में बदल गया। पूर्व से पश्चिम की ओर रेशम के साथ चाय, खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन और इत्र जाने लगे। और वापसी में पश्चिम से पूर्व की ओर रोम से भारी मात्रा में सोना और चांदी आ रहा था। मध्य एशिया से बेहतरीन युद्ध घोड़े लाए जा रहे थे और भारत से मसाले और हाथीदांत चीन पहुंच रहे थे। लेकिन देखिए, यहां से कहानी एक नया और बहुत गहरा मोड़ लेती है। अगर हम इस ग्लोबल मार्केट के प्रभाव का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये मार्ग केवल लग्जरी गुड्स यानी विलासिता के सामानों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहा। तो और क्या बदलाव आए? इस रास्ते ने इंसानों के जीवित रहने के बुनियादी तरीकों और जनसांख्यिकी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये बिंदु बहुत अहम है। व्यापार से परे ये जीवन, मृत्यु और विचारों का राजमार्ग कैसे बना? क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अक्सर हम फसलों को भूल जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसी व्यापारिक जाल के जरिए अमेरिका से आलू और मक्का जैसी फसलें ऐतिहासिक रूप से यूरोप और बाकी दुनिया में पहुंची। और आलू और मक्का जैसी साधारण दिखने वाली फसलों का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर हम इसके वैज्ञानिक और कृषि संबंधी पहलुओं को देखें ना, तो आलू एक ऐसी फसल है जो जमीन के नीचे उगती है। इसका क्या फायदा था? इसका मतलब ये था कि अगर किसी इलाके से कोई सेना गुजर रही है और वो खेतों को रौंद देती है, तब भी आलू जमीन के नीचे सुरक्षित रहता था। इसके अलावा ये फसलें ठंडे मौसम और कम उपजाऊ जमीन में भी भारी मात्रा में कैलोरी पैदा कर सकती थीं। यानी इसने सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु का अंतर तय किया।
जब हम डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन या जनसांख्यिकीय क्रांति की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यही है कि अचानक से यूरोप और अन्य क्षेत्रों में आबादी तेजी से बढ़ने लगी, बिल्कुल सही। क्योंकि अब अकाल पड़ने पर भुखमरी से बचने का एक पक्का साधन मिल गया था। कुपोषण में भारी कमी आई और मृत्यु दर तेजी से गिर गई। भोजन ने, जो कि इन रास्तों से होकर आया था, सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल दी। और सिर्फ भोजन ही नहीं, ये विचारों के फैलने का भी सबसे तेज और प्रभावी जरिया बना। धर्म का प्रसार इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। भारत से निकला बौद्ध धर्म इन्हीं उबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए मध्य एशिया, चीन, कोरिया और अंततः जापान तक पहुंचा। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव तो नहीं था। नहीं, ये व्यापारियों और भिक्षुओं के निरंतर संपर्क का परिणाम था। इसमें मुझे लगता है चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनत्सांग की यात्रा का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, हुएनत्सांग की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। 629 ईसी में वे इसी सिल्क रूट के जरिए भारत आए थे और जब वे वापस चांगान लौटे तो अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथ ले गए थे। एक इंसान का वो सफर जिसने आधी दुनिया की दार्शनिक सोच को प्रभावित किया। और वेनसांग की वो यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, वो एक तरह का ज्ञान का स्थानांतरण था। और अगर ज्ञान के स्थानांतरण की बात करें तो इस रास्ते ने कुछ ऐसी तकनीकों को भी पश्चिम तक पहुंचाया जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आप कागज और बारूद की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। चीन से कागज बनाने की कला और बारूद जैसी क्रांतिकारी तकनीकें इसी मार्ग से होते हुए पश्चिम की ओर गईं। कागज और बारूद का पश्चिम जाना कोई छोटी घटना नहीं थी। अगर हम इसके असर को देखें तो कागज ने ज्ञान को राजाओं और पुजारियों के एकाधिकार से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोला। और बारूद ने तो युद्ध का तरीका ही बदल दिया। हाँ, बारूद ने सदियों पुराने सामंती ढांचे, शूरवीरों और बड़े-बड़े किलों की अहमियत को खत्म कर दिया। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि आधुनिक दुनिया की इस सबसे बड़े हथियार ऊंटों की पीठ पर लद कर दुनिया भर में फैले। यही वो बिंदु है जहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेशम और सोने के व्यापार ने शायद अर्थव्यवस्थाओं को चलाया होगा, लेकिन विचारों जैसे बौद्ध धर्म और तकनीक जैसे कागज और बारूद, इन्होंने रेशम से भी कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव दुनिया पर छोड़ा। तो ये था वो प्राचीन सिल्क रूट जिसने दुनिया को पहली बार एक अदृश्य धागे में बांधा। लेकिन अब चलिए उस प्राचीन सुनहरे युग से सीधा आज के समय में 21वीं सदी में छलांग लगाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज उसी प्राचीन सिल्क रूट को एक नए, बेहद तकनीकी और विशाल अवतार में फिर से जिंदा किया जा रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक दौर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना की, जिसे वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लॉन्च किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI। इसका ढांचा उसी ऐतिहासिक सिल्क रूट की याद दिलाता है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका पैमाना और इसके उपकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब उन उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने वाले ऊंटों के कारवां की जगह हाई स्पीड मालगाड़ियों, विशाल बंदरगाहों और डेटा केबल्स ने ले ली है। इसके भौगोलिक नजरिए को अक्सर वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इस बेल्ट और रोड के फर्क को समझें तो इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो जमीन के रास्ते जाता है। हाँ, जो जमीन के रास्ते मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक जाने वाला रेलवे और राजमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है। और दूसरा है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जो एशिया से अफ्रीका होते हुए यूरोप तक पहुंचने वाला समुद्री मार्ग है। इस आधुनिक समुद्री मार्ग को समझने के लिए स्वेज नहर की भूमिका पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला ये 160 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग आज वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट है। एकदम सही कहा आपने। ये एशिया से यूरोप पहुंचने का सबसे तेज समुद्री दरवाजा है और BRI के तहत इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित और नियंत्रित करने पर भारी जोर दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प अपग्रेड है। जब हम इन नए नक्शों और योजनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पुरानी सड़क की मरम्मत का काम नहीं है। ये तो मानो एक पुराने धूल भरे बैलगाड़ी के रास्ते को सीधे फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड, विशाल कंटेनर शिप और बुलेट ट्रेन के नेटवर्क में अपग्रेड करने जैसा है। और स्पीड देखिए, जहां पहले सामान को पहुंचने में महीने लगते थे, वहां अब डेटा मिलीसेकंड में और कार्गो हफ्तों में पहुंच रहा है। लेकिन देखिए, इस अपग्रेड के पीछे की रणनीति को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा कि आखिर आधुनिक समय में चीन इतने खरबों डॉलर का भारी निवेश क्यों कर रहा है?
इसके पीछे की कूटनीतिक रणनीति क्या है? ये मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर टिका है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 60 से अधिक देशों में पोर्ट्स यानी बंदरगाह, पावर प्लांट्स और रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ व्यापार की सुविधा के लिए नहीं है, ये आर्थिक कनेक्टिविटी के जरिए देशों को सीधे जोड़ रहा है ताकि समय और लागत घटे। लेकिन यहां मुझे लगता है कि एक गंभीर सवाल उठता है। प्राचीन सिल्क रूट और इस आधुनिक BRI के बीच एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क नजर आता है। वो फर्क क्या है? देखिए, प्राचीन सिल्क रूट एक प्राकृतिक व्यापारिक नेटवर्क था। वो किसी एक राजा या किसी एक देश के शासनादेश से नहीं बना था। वो हजारों सालों में लोगों की जरूरतों, बाजार की मांग और अलग-अलग संस्कृतियों के आपस में टकराने से धीरे धीरे विकसित हुआ था। उस पर किसी एक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। लेकिन क्या आज का ये आधुनिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ व्यापार और कनेक्टिविटी के बारे में है, या ये बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक ऋण के जरिए एक सॉफ्ट पावर स्थापित करने और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करके एक नया वैश्विक साम्राज्य बनाने की सोची समझी कूटनीति है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब प्राचीन और आधुनिक मार्ग के बीच की सीधी तुलना में ही छुपा है। अगर हम परिवहन की बात करें तो प्राचीन काल में ऊंट और घोड़े महीनों का समय लेते थे। आज हाई स्पीड ट्रेन और कार्गो जहाज हफ्तों में ये काम कर रहे हैं। सही बात है। प्राचीन काल में व्यापार का मुख्य उद्देश्य रेशम और मसालों जैसी भौतिक वस्तुएं थीं, लेकिन आधुनिक BRI का उद्देश्य केवल सामान बेचना नहीं है। इसके केंद्र में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक कूटनीति है। जब कोई देश किसी दूसरे देश में बंदरगाह बनाता है ना, तो वो केवल व्यापार का रास्ता नहीं खोलता, वो एक रणनीतिक उपस्थिति भी दर्ज करता है। ये पॉइंट बहुत सटीक है। बंदरगाह का मतलब सिर्फ जहाजों का रुकना नहीं है, ये भविष्य की नौसैनिक क्षमताओं और कूटनीतिक प्रभाव का भी केंद्र बन सकता है। बिल्कुल। और अगर सांस्कृतिक प्रभाव की तुलना करें तो प्राचीन काल में धर्म और विचारों का आदान प्रदान बहुत धीमा लेकिन गहरा था। आज इसकी जगह डिजिटल कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और वैश्विक बाजार के तेजी से एकीकरण ने ले ली है। इसलिए ये स्पष्ट है कि प्राचीन मार्ग जहां एक जैविक और विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, वहीं आधुनिक BRI एक बेहद स्पष्ट केंद्रीकृत और दूरदर्शी रणनीतिक सोच का परिणाम है। इसका अंतिम लक्ष्य पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देना और एक नई विश्व व्यवस्था में खुद को केंद्र में स्थापित करना है। तो ये था सिल्क रूट से लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक का एक अविश्वसनीय सफर। हमारी आज की इस चर्चा का सार यही है कि इतिहास की धारा कभी रुकती नहीं है, वो बस नई तकनीकों के साथ अपना रास्ता और अपना रूप बदल लेती है। हाँ, बिल्कुल। अगर इस पूरी यात्रा को एक दृश्य में समेटना हो तो ये देखना सचमुच विस्मयकारी है कि कैसे हजारों साल पहले रेगिस्तान में धीमी गति से चलने वाला ऊंट आज एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन में बदल गया है। और ये देखना भी कि प्राचीन सिल्क रूट ने दुनिया को पहली बार एक व्यापारिक धागे में पिरोया था, जिसने अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से परिचित करवाया। और आज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसी ऐतिहासिक विरासत को कंक्रीट, स्टील, फाइबर ऑप्टिक और नई सदी की तकनीक के साथ दोहरा रहा है। बिल्कुल। अब इस गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज हमने देखा कि कैसे प्राचीन सिल्क रूट ने बिना किसी एक सत्ता के केंद्रीय नियंत्रण के दुनिया को कागज, बारूद और एक नई जनसांख्यिकीय क्रांति जैसी दिशा बदलने वाली चीजें दी थीं। सही कहा। तो जरा सोचिए, एक सोची समझी रणनीतिक योजना के तहत बनाए जा रहे इस आधुनिक बेल्ट एंड रोड के इस विशाल डिजिटल और भौतिक जाल से आने वाले 100 सालों में दुनिया का भूगोल, अर्थव्यवस्था और हमारा भविष्य किस तरह से बदल जाएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला इतिहास खुद लिखेगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।